तो नमस्कार सभी को। देखो, आज एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट अवेन्यूज़। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट जब हम पढ़ते हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट अवेन्यूज़ की बड़ी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अवेन्यू का मतलब है कि हमें अगर इन्वेस्ट करना है तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस, कौन कौन से अल्टरनेटिव्स हमारे पास अवेलेबल हैं जहाँ पर कि हम अपना रुपया लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे अवेन्यूज़, काफ़ी सारे अल्टरनेटिव्स मौजूद हैं जिनको हम पढ़ेंगे आगे आने वाले उसमें लेक्चर्स में। लेकिन अभी आज जो मैंने शुरू किया है वो है पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स। ये एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट अवेन्यूज़ आप कह सकते हैं और लगभग हम सभी लोग इसको यूज़ करते हैं कहीं ना कहीं। तो उसमें जो है पोस्ट ऑफिस की बहुत सारी स्कीम्स हैं, ढेरों स्कीम्स हैं। तो उन सभी स्कीम्स को आज हम समझेंगे कि उसमें कितना रिटर्न मिलता है और टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उन सबको हम स्टडी करेंगे। तो इसमें हम सिर्फ एक उसी को ही ले रहे हैं, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स को। ठीक है, तो देखिए पोस्ट ऑफिस की जो पॉपुलर स्कीम्स हैं वो कौन कौन सी, अगर मैं उनकी बात करूं तो उनमें आपको ये स्कीम्स नज़र आ रही हैं, जैसे कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, नाम से स्पष्ट है सीनियर सिटीजन के लिए होती है। सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो आंदोलन है उसके तहत जो शुरू की गई थी। पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम, 5 ईयर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट टाइम डिपॉजिट जिसको आप एफडी भी कह सकते हैं। मंथली इनकम स्कीम, ठीक है, जिसमें आपको मंथली इंटरेस्ट मिलता है। किसान विकास पत्र, रिकरिंग डिपॉजिट, आरडी जिसको बोलते हैं, जिसमें आप हर महीने अपना कुछ अमाउंट आप जमा करते रहते हैं, एक निश्चित अमाउंट। ठीक है, और फिर है पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स। तो ये कुछ स्कीम्स इसकी होती है जिनको हम इसमें देखते हैं। तो अब इनका इवैल्यूएशन किस बेस पर करेंगे? देखिए, जो इन्वेस्टमेंट अवेन्यूज़ हैं उनका इवैल्यूएशन कई क्राइटेरिया के बेस पर किया जाता है। मैं वो सारे क्राइटेरिया यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, उनको हम उसके बाद उसको अलग से समझेंगे। बाकी जब सारे इन्वेस्टमेंट अवेन्यूज़ जब हम पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम इसको देखेंगे कि किसी इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया पूरे होने चाहिए। फ़िलहाल यहाँ मैंने लिमिटेड से क्राइटेरिया लिए हैं, केवल ये 5, ठीक है, जिसमें सबसे पहली चीज़ सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल या एश्योर्ड रिटर्न, या जिसकी हम बात करें जोखिम। तो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस की सारी की सारी स्कीम खरी उतरती है इस पर। अगर आप देखें तो सभी में आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेफ़ रहेगा, रिटर्न जो है वो आपको एश्योर्ड रिटर्न मिलेगा। ठीक है, दूसरा जो है कि रिटर्न का मतलब रिटर्न, एवरेज रिटर्न कितना मिलता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना होता है। एक्सपेक्टेड तो नहीं कहेंगे, यहाँ जो रिटर्न है वो निश्चित है, तो वो रिटर्न आपको कितना मिलेगा। तीसरी चीज़ टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे उसको कि टैक्स में उसका कोई बेनिफिट है या नहीं, वो जो रिटर्न मिलेगा क्या वो टैक्सेबल रिटर्न होगा या टैक्स फ्री रिटर्न होगा। फिर लिक्विडिटी का मतलब हो गया कि जो आप जब चाहें जब अपना रुपया क्या आप वापस भी निकाल सकेंगे या नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। जब चाहें जब अपने इन्वेस्टमेंट को आप कैश में कन्वर्ट कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, उसे हम लिक्विडिटी एस्पेक्ट बोलते हैं। और पांचवा है इसका एलिजिबिलिटी, यानी कि सभी तरह की इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में इन्वेस्ट करने के लिए सभी लोग एलिजिबल नहीं हैं। लाइक सुकन्या समृद्धि योजना के लिए जिसकी बिटिया 10 साल तक की एज की है वो उसके लिए इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। इसी तरह से जो सीनियर सिटीजन स्कीम्स है वहाँ आपकी एज 60 से ऊपर हो तभी आप वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी का मतलब कि कौन उसके लिए एलिजिबल होगा, ठीक है। तो आइए उसको शुरू करते हैं। सारा इसको मैंने एक टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको बताने की कोशिश करी है और ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी टेबल। इसके लिए जो डेटा, जो इन्फॉर्मेशन हमने ली है वो इकोनॉमिक टाइम्स और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम्स हैं वहाँ से हमने इसको इकट्ठा किया है, ठीक है। तो अब ये जो स्कीम्स है जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि ये अब जो इंटरेस्ट रेट है इसकी चेंज होती रहती है। तो ये वाली जो आप देख पा रहे हैं ये है 1/7/2020
से जो रेट्स अप्लीकेबल है, 1 जुलाई 2020 से जो रेट अप्लीकेबल है उन रेट्स की हम बात कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में जब आप देखें तो ये रेट्स चेंज हो जाएं, घटती बढ़ती रहती, इनमें चेंज होता रहता है। तो आइए वन बाय वन शुरू करते हैं। सबसे पहली स्कीम आती है आपकी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, SCSS भी जिसको आप बोलते हैं। तो इसमें इन्वेस्ट कौन कर सकता है? इसमें इन्वेस्ट कर सकता है वो व्यक्ति जिसकी एज 60 या उससे अधिक है, क्योंकि है ही सीनियर सिटीजन के लिए, तो ऑब्वियसली उसमें इन्वेस्ट केवल सीनियर सिटीजन ही कर सकेगा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें इंटरेस्ट की पेमेंट किस तरह से की जाती है? इंटरेस्ट इसमें आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है। जो आपका इंटरेस्ट बनेगा साल भर का वो क्वार्टरली आपको पे कर दिया जाएगा। 7.4% की इंटरेस्ट रेट है, जो आज के टाइम को देखते हुए बड़ी अच्छी सी अट्रैक्टिव सी रेट नज़र आती है, क्योंकि आज अगर आप बैंक में देखें तो वहाँ आपको FD पर जो रेट मिल रही है नियर अबाउट 6% के आसपास है। कैसे इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं? मिनिमम 1000 रुपये आप डाल सकते हैं और मैक्सिमम लिमिट भी इसमें है 15 लाख। 15 लाख रुपए से अधिक आप इसमें नहीं डाल सकते। और जो आप रुपया आपने इसमें इन्वेस्ट किया है वो आपकी, जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो 80C में उसकी डिडक्शन होगी। जैसे LIC का प्रीमियम आपके लिए एलिजिबल होता है, ठीक उसी तरह से इसमें किया जाने वाला इन्वेस्टमेंट जो है वो भी आपके लिए एलिजिबल रहेगा। हाँ, लेकिन जो रिटर्न जो आपको मिलेगा, जो उस पर जो पैसा मिलेगा, ब्याज मिलेगा, मान लो 1 लाख रुपए आपने जमा करवाए और 7.4% के रेट से उस पर 7,400 रुपये ब्याज मिला बना साल भर का, और क्वार्टरली आप कर लीजिए, उसको 4 से डिवाइड कर लीजिए, 1700 समथिंग जो भी आ रहा है आपका, तो वो ब्याज जो होगा उसको आपको अपनी रिटर्न में शो करना पड़ेगा, क्योंकि वो टैक्सेबल है। अब बात लिक्विडिटी एस्पेक्ट की कर लेते हैं। पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में मैक्सिमम जो स्कीम्स है उसमें सबसे बड़ी कमी, सबसे बड़ी हर्डल जो है वो इस लिक्विडिटी को लेकर ही आती है, क्योंकि मैक्सिमम स्कीम्स ऐसी है जिसमें कोई ना कोई लॉक इन पीरियड मौजूद होता है। तो ये जो आपकी सीनियर सिटीजन स्कीम्स हैं इसमें आपका लॉक इन पीरियड आप देख पा रहे होंगे 5 ईयर्स, 5 वर्ष का इसमें लॉक इन पीरियड होता है। यानी कि जो रुपये आपने जमा करवाए वो 5 वर्ष के लिए जमा होता है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो 1 साल के बाद रुपया निकाल सकते हैं। ठीक है। 1 ईयर, 1 साल के बाद निकाल सकते हैं, लेकिन विद पेनल्टी। ठीक है। कुछ ना कुछ 2-3% जो इसकी पेनल्टी है, पेनल रेट है, वो लगेगी, एप्लीकेबल होगी। 1 साल से पहले आप निकाल ही नहीं सकते। ठीक है। अगर मैं इसको और सिंपल भाषा में बोलूं तो जो आपने रुपया स्कीम में जमा किया है 1 साल से पहले तो निकाल ही नहीं सकते, और 1 साल के बाद अगर आप निकालेंगे तो उस पर कुछ पेनल्टी रेट इम्पोज होगी, कुछ रुपया कट कर मिलेगा, और 5 वर्ष के बाद आप अपना रुपया वापस ले सकते हैं। ठीक है। अगली स्कीम जो आती है दैट इज़ वेरी पॉपुलर स्कीम, आपने सुना होगा, सुकन्या समृद्धि योजना। अब इसमें नीचे आप देख पा रहे होंगे हमने इसमें लिखा हुआ है एग्जेम्प्ट 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 स्कीम। इसका मतलब क्या है? ये उन स्कीम्स में आती है जिसमें सब कुछ एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। पहले एग्जेम्प्ट का मतलब कि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया वो 80C में आएगा। ठीक है। 80C की डिडक्शन के लिए एलिजिबल होगा। जितना रुपया आपने सुकन्या समृद्धि योजना में जमा किया है उसके लिए आप अपनी जो सेविंग का जो आपकी 1,50,000 रुपीज़ की जो लिमिट है उसमें ये शामिल किया जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट। ठीक है। दूसरी एग्जेम्प्ट का मतलब इस पर जो इंटरेस्ट रेट मिलेगी वो भी फुल्ली एग्जेम्प्ट होगी। जो 7.6% की रेट से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो इंटरेस्ट फुल्ली एग्जेम्प्ट रहेगा। ठीक है। और तीसरी एग्जेम्प्ट का मतलब है कि जब इसका लिक्विडेशन होगा, जब आपको रुपया वापस मिलेगा, ठीक है, तो वो सारा का सारा अमाउंट वो भी एग्जेम्प्ट रहेगा। तो फुल्ली एग्जेम्प्टेड स्कीम है। ठीक है। अब अगली बात कि इसमें इन्वेस्ट कौन कर सकता है? इसमें इन्वेस्ट कर सकता है कि कोई भी व्यक्ति जो या तो पेरेंट्स हो या फिर बच्चे का लीगल गार्जियन हो। ठीक है। और उस लड़की की जो उम्र है गर्ल की वो 10 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नॉट मोर देन 10 ईयर्स। 10 वर्ष से ज़्यादा जिसकी एज नहीं है, यानी कि 10 वर्ष तक की लड़की के लिए आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और दूसरी बात कि इसमें जो अकाउंट ओपन किया जाएगा वो एक लड़की के लिए केवल एक ही अकाउंट ओपन किया जा सकता है, 1 for 1।
ठीक है। एक लड़की के लिए 2 अलग अलग अकाउंट आप ओपन नहीं कर सकते हैं। और मैक्सिमम अकाउंट 2 बच्चों के लिए हो सकते हैं, 2 लड़कियों के लिए अकाउंट खोल सकते हैं। अगर किसी की 3 बेटियां हैं तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट केवल 2 बेटियों के लिए ही खोला जा सकता है, तीसरी के लिए ये अलाउड नहीं है, ठीक है। और खोल कौन सकता है? उसका पेरेंट्स या फिर उसका लीगल गार्जियन। अगर पेरेंट्स मौजूद नहीं है तो लीगल गार्जियन उसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, रही बात आगे हम चलें कि इस पर इंटरेस्ट रेट की हमने बात ही कर ली। एक अच्छी अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट है, आप देख रहे हैं मैक्सिमम रेट इसी पर मिल रही है इस टाइम पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीम्स को आप देखें, मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट जिस पर मिल रही है वो सुकन्या समृद्धि योजना ही है। पहले तो बल्कि इस पर 8% के आसपास था, अब ये कम होकर भी 7.6% है, जो बाकियों से ज़्यादा है। अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं? आपको 250 रुपये से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और 1 साल में मिनिमम एक ट्रांजैक्शन 250 रुपये की होनी ज़रूरी है, नहीं तो पेनल्टी भी लगती है इसमें, ठीक है। एक ट्रांजैक्शन 1 साल में होनी ज़रूरी है, 250 रुपये मिनिमम। पहले 1000 रुपये थी, पहले 1000 रुपीज़ थी, इसको भी अब कम करके 250 रुपये कर दिया गया है। और मैक्सिमम लिमिट भी है, 1 साल में 1.5 लाख रुपये डाल सकते हैं आप। 1 साल में आप डालें से कितनी ही बार, ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर जो जोड़ होगा वो 1,50,000 रुपये से अधिक आप इस अकाउंट में जमा नहीं कर सकते, एक अकाउंट में जमा नहीं कर सकते। मतलब 2 बेटियों के अलग अलग अकाउंट है तो दोनों में 1.5 लाख 3 लाख रुपए जमा कर सकते हैं, एक खाते में 1.5 लाख रुपए जमा होंगे, ठीक है। अगली बात, जो क्या ये 80C की डिडक्शंस के लिए एलिजिबल है? बिल्कुल एलिजिबल है, 80C की डिडक्शन के लिए ये एलिजिबल मानी जाएगी, ठीक है। यानी कि जो पैसा आपने जमा किया है उसको 1,50,000 की जो लिमिट है उसमें काउंट किया जाएगा। इंटरेस्ट जैसा कि मैंने पहले बता ही दिया आपको कि इंटरेस्ट जो होगा वो फुली एग्जेम्प्ट होगा। अब बात करते हैं इसके लिक्विडिटी एस्पेक्ट्स की, ठीक है। लिक्विडिटी लॉक इन इसका काफ़ी लंबा है। जो अकाउंट आपने आज ओपन किया है वो 21 साल तक रहेगा, 21 ईयर्स, ठीक है। 21 ईयर्स या उस बिटिया की मैरिज, शादी पर, और मैरिज आफ्टर 18 ईयर्स, जब वो 18 साल की हो चुकी हो उसके बाद, क्योंकि उससे पहले की तो अगर आप शादी करते तो वैसे ही वो नाबालिग मानी जाएगी और जो शादी है वो लीगल होगी ही नहीं, ठीक है ना। तो जब बिटिया 18 वर्ष की हो जाती है तो 18 वर्ष की होने के उपरांत उसकी शादी जब आप करते हैं तो तब आप ये रुपया निकाल सकते हैं, या फिर जब उसकी हायर एजुकेशन शुरू हो जाती है, ठीक है, 10+2 के बाद हायर एजुकेशन मानी जाती है, हायर एजुकेशन, ठीक है। तो हायर एजुकेशन में अगर आपको उस फंड्स की ज़रूरत है तो 50% आप अमाउंट निकाल सकते हैं हायर एजुकेशन के पर्पज़ से, ठीक है। तो ये सुकन्या समृद्धि योजना है, ब्रीफली मैंने आपको बताया, बाकी डिटेल में आप और भी इसको समझ सकते हैं, बट आई थिंक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स थे वो लगभग मैंने इसके सारे कवर कर दिए हैं। अगला बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसकी जो स्कीम है, दैट इज़ पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो सुकन्या समृद्धि योजना तो भाई उसी के लिए है जिसकी बिटिया है और वो भी 10 साल तक की है। अगर 10 साल से बड़ी है, 10 साल तक की है तो अकाउंट शुरू कर सकते हो, 10 साल के बाद अकाउंट आप ओपन नहीं कर सकते हो। जिसका पहले से चला आ रहा है, मान लो उसने अकाउंट तब ओपन किया था जब वो 8 साल की थी, तो ठीक है, वो चलता रहेगा, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है उसको कोई भी ओपन कर सकता है, एनीवन, ये है फॉर ऑल, सभी इसमें अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अकाउंट कहाँ ओपन कर सकते हैं? किसी भी बैंक में या किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर आप इसका अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें इंटरेस्ट की रेट जो है 7.1% है, सुकन्या समृद्धि योजना से कम पड़ती है, लेकिन फ़ायदा इसमें भी वही है, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। जो रुपया जमा करवाया उसका प्रिंसिपल अमाउंट 80C में आएगा, उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट है वो टैक्स फ्री रहेगा, और मैच्योरिटी पर जो पैसा मिलेगा वो भी फुल्ली टैक्स फ्री रहेगा। मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर भी 1,50,000 रुपये की है और मिनिमम लिमिट ये 500 रुपये है। 1 साल में मतलब 500 रुपये जमा करवा सकते हो, 1 साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा करवा सकते हो, ठीक है। 80C में ये शामिल होती है और इंटरेस्ट रेट इसकी एग्जेम्प्टेड होती है, ठीक है। और आप 15, इसका जो लॉक इन पीरियड है वो 15 ईयर्स, 15 वर्षों तक आप रुपया नहीं निकाल सकते। हाँ, 7th
ईयर्स 7 वर्षों के बाद कुछ पार्शियल विड्रॉल की परमिशन मिल सकती है कुछ कंडीशन में। अदरवाइज इसका जो लॉक इन पीरियड है वो आप मान कर चलें 15 ईयर्स इसका लॉक इन पीरियड है। और इसका एक बहुत बढ़िया जो एडवांटेज है, एक बड़ी खूबसूरत इसकी जो विशेषता है वो ये है कि अगर मान लीजिए आपको इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया, आप एक बिजनेसमैन हैं, एक बिजनेसमैन भी पीपीएफ खोल सकता है, ध्यान रखें। प्रोविडेंट फंड जो है वो तो एक एम्प्लॉय के लिए होता है, लेकिन पब्लिक प्रोविडेंट फंड इट इज़ फॉर ऑल, फॉर बिजनेसमैन, फॉर एम्प्लॉय, एनीवन, चाहे आप एम्प्लॉयड भी हो या नहीं हो, सभी के लिए। तो मान लीजिए आप कोई बिजनेसमैन है, कोई सोल ट्रेडर है और आपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन किया हुआ है और मान लीजिए आप इंसॉल्वेंट घोषित हो जाते हैं, दिवालिया घोषित हो जाते हैं, आप पर कोई लायबिलिटी है बैंक की जो आपने पेमेंट नहीं करी, तो ध्यान रखिए ये एक बड़ी इसकी जो कह लीजिए कि अच्छी विशेषता है कि पीपीएफ कैन नॉट बी अटैच्ड बाय ए पर्सन और एंटिटी इन लिeu ऑफ अनपेड डेट और लायबिलिटी। इसका मतलब है कि आपने बैंक से लोन लिया हुआ है, आप डिफ़ॉल्टर साबित हो गए, 15 लाख रुपए का लोन आपने ले रखा था, वो आपने जमा नहीं करवाया, तो बैंक वो पैसा आपके पीपीएफ से वसूल नहीं कर सकता है। पीपीएफ पर किसी भी तरह की ऐसी लायबिलिटी का इम्पैक्ट नहीं होगा। पीपीएफ आपकी किसी भी लायबिलिटी के साथ अटैच नहीं होगा, क्योंकि ये किसी व्यक्ति के लिए भविष्य निधि के रूप में काम करता है। तो ये इसकी एक बड़ी अच्छी विशेषता है जो इसको एक बहुत अट्रैक्टिव फंड बनाती है। बस केवल एक चीज़ है कि इसका लॉक इन पीरियड लंबा है, इसलिए वो पैसा इसमें डालना चाहिए जिसमें आप लंबे टाइम तक वेट कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट स्कीम जो की बात करते हैं, दैट इज़ ये भी काफ़ी पॉपुलर है, 5 ईयर NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट बोलते हैं इसको। इस पर इंटरेस्ट रेट पहले अच्छी थी, अब थोड़ी काफ़ी कम हो गई, अब तो 6.8%। पहले लगभग आपका 5 वर्ष में रुपया 1.5 गुना बन जाता था मोटे तौर पर, अब ये कम हो गया है। तो अब ये 6.8% की रेट है इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको आप मिनिमम 1,000 रुपये से शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम लिमिट इसमें कुछ भी नहीं है। जो रुपया जमा करवाओगे प्रिंसिपल अमाउंट वो 80C में आता है, यानी कि 1,50,000 रुपये की जो रिबेट आपको 80 डिडक्शन आपको 80C में लेनी होती है, उसके लिए ये एलिजिबल है। ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। क्या क्या? पहली बात तो इसका लॉक इन पीरियड है 5 वर्ष। 5 वर्षों पहले आप रुपया नहीं निकाल सकते। ठीक है, पेनल्टी के साथ भी नहीं निकाल सकते, ये 5 वर्ष से पहले रिडीमेबल है ही नहीं। ठीक है, दूसरी बात, इंटरेस्ट जो मिलता है, ठीक है, जो इस पे इंटरेस्ट अकर्ड होता है वो री इन्वेस्ट माना जाता है। मतलब आपको इंटरेस्ट जो है आपको इन हैंड नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि 5 वर्षों तक आपको ब्याज मिलता रहेगा, ब्याज भी नहीं मिलेगा। 5 वर्षों तक ना आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिलेगा, ना आपको ब्याज वापस मिलेगा। जो ब्याज है वो फिर से री इन्वेस्ट मान लिया जाएगा, मतलब ब्याज पर ब्याज लगता रहेगा कंपाउंड, तो पूरा होल अमाउंट आपको 5 वर्ष बाद वापस मिलेगा। मतलब इस तरह से होगा कि 10,000 आपने जमा करवाए और 5 वर्ष बाद आपको 14,000 रुपये मिल गए, इकट्ठा मिलेगा। ठीक है, और एक चीज़ और, इसमें जो इंटरेस्ट होता है इसका इंटरेस्ट टैक्सेबल है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर जो इंटरेस्ट बनता है वो टैक्सेबल है। अब देखो ये कैसे काम करता है। मान लो 1,000 रुपये जमा करवाए, 6.8 की रेट से आपका 6 रुपये 80 पैसे का 68 रुपये का आपका इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, ये एक्रूड इंटरेस्ट है और टैक्सेबल है। अब ये कैसे करेंगे? ये 68 रुपये आपकी इनकम में जोड़ा जाएगा, पर आप कहेंगे हमें मिला तो है नहीं, तो एक बार ये जोड़ा जाएगा, दूसरी बार ये जो 68 रुपीज़ का इंटरेस्ट है वो 80C की डिडक्शन में काउंट होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि एक ये इंटरेस्ट होगा तो टैक्सेबल, लेकिन क्योंकि आपको अभी मिला नहीं है, एक्रूड इंटरेस्ट है, तो एक्रूड इंटरेस्ट 80C की डिडक्शन में एलिजिबल होगा। इसका मतलब ये है, मान लो आपने 1,50,000 रुपये NSC खरीदे हुए हैं, 1,50,000 रुपये के, या मैं कम कर देता हूँ, 50,000 रुपये के आपने NSC खरीदे हुए हैं, तो इस साल आपको कितनी डिडक्शन मिलेगी 80C में? 50,000 रुपये की। अगले साल मोटे तौर पर समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, मान लो 10% के हिसाब से 5,000 रुपये का ब्याज मिला, सपोज कीजिए 5,000 रुपये का ब्याज माना गया, मान लो ये रेट 10% की होती है, मैं कैलकुलेशन की सुविधा के लिए कह रहा हूँ। 5,000 रुपये के लगभग आपको मान लो ये ब्याज मिला, तो ये ब्याज अब आपको इन हैंड तो नहीं मिला है,
तो अगले बार क्या होगा, 5,000 रुपये एक बार तो आपकी इनकम में, टोटल इनकम में जोड़ा जाएगा, दूसरी बार ये 5,000 रुपये आपकी ATC की डिडक्शन में आ जाएगा, यानी कि अगले साल आपको 5,000 रुपये की ATC की डिडक्शन मिल जाएगी। और अगले साल 50 और 5 55,000 पर जो ब्याज बनेगा उस पर आपको ATC की डिडक्शन मिल जाएगी, आपकी इनकम में जुड़ भी जाएगा और फिर ATC में आकर घट भी जाएगा। तो इस तरह से ये NSC काम करता है। नेक्स्ट जो काफ़ी पॉपुलर स्कीम है, आप यूज़ करते हैं, ये है टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट भी जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, जिसको आप FD भी कह सकते हैं। तो ये 1 साल 2 साल से लेकर 5 साल तक की होती है और इस पर इंटरेस्ट रेट वेरी करता है अलग अलग, जैसे 1 साल वाली पर 5.5% है, 2 साल वाली पर थोड़ा और ज़्यादा है, इस तरह से चलता है, ठीक है। तो अलग अलग इंटरेस्ट रेट इस पर अप्लीकेबल होती है। मिनिमम आप 1,000 रुपये से खाता खोल सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर कोई भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, लॉक इन पीरियड क्या है, ठीक है। लॉक इन पीरियड की मैं बात करूं तो पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि इसमें जो आपका जो रुपया है जो आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो वो ATC के पर्पज़ से नहीं है, ATC की रिबेट में नहीं आता। कौन कौन सा नहीं आता, 1 साल वाला, 2 साल वाला, 3 साल वाला और 4 साल वाला। हाँ, 5 वर्ष वाली जो FD है वो ATC के लिए एलिजिबल मानी जाएगी, ठीक है जी। और इस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट भी फुल्ली टैक्सेबल होगा, ठीक। अब बात करते हैं इसके लॉक इन पीरियड की। अब ये बड़ी एक जो आप समझो, बैंक की जो डिपॉजिट्स है और पोस्ट ऑफिस की डिपॉजिट्स है उसमें फ़र्क क्या है। बैंक की FD आपने करवाई, आप आज करवा लीजिए और कल उसको ब्रेक कर दीजिए, कोई समस्या नहीं है। पोस्ट ऑफिस में लेकिन ऐसा नहीं है, ध्यान से समझना इस चीज़ को। पोस्ट ऑफिस में जो आपने FD करवाई उसका 6 मंथ का तो लॉक इन पीरियड है ही है, यानी कि 6 महीने से पहले तो आपको रुपया नहीं मिलेगा किसी भी सिचुएशन में। लेकिन 6 महीने के बाद अगर आप उसको ब्रेक करते और मान लो आपकी FD है 1 साल की, अब ध्यान से समझना, आपने उस FD को 10 महीने के बाद ब्रेक कर दिया तो आपको ब्याज कितना मिलेगा, तब आपको ब्याज मिलेगा जो सेविंग का रेट है, सेविंग की इंटरेस्ट रेट है 4%। तो आपने मान लो 1 साल की FD करवाई और 11 महीने बाद 6 महीने से पहले ब्रेक करना चाहते हो तो हो ही नहीं सकती, 6 महीने के बाद, लेकिन 12 महीने होने से पहले अगर आप ब्रेक कर रहे हो तो आपको 4% का ब्याज मिलेगा, चाहे कोई भी रेट अप्लीकेबल होती रही हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और इसके बाद आगे बढ़ें तो अब अगर मान लो 1 साल की FD थी, 1 साल बाद ऑटोमेटिकली मैच्योर हो ही जाएगी। अब लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, मान लो FD थी 3 साल की और उसको आपने अब 1 साल के बाद ही ब्रेक करना है, 1 ईयर के बाद, 2 ईयर के बाद, मतलब मैच्योरिटी से पहले। तो तब क्या होगा, तब जो रेट अप्लीकेबल है, मान लो आप पर 6% की रेट अप्लीकेबल थी तो इसमें 1% की पेनल्टी घट जाएगी, 5% की रेट से आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। मैं इसको फिर से सम अप कर दूं कि 6 महीने तक नहीं निकाल सकते, 6 महीने से 1 साल तक का है, 1 साल पहले से निकालते हो तो सेविंग की रेट से इंटरेस्ट मिलेगा, और 1 साल से ज़्यादा टाइम की FD है और उसको उसका मैच्योरिटी पीरियड आने से पहले आप रिडीम करना चाहते हो तो जो भी आप पर इंटरेस्ट रेट अप्लीकेबल हो रही हो, मान लो 6% अप्लीकेबल हो रही है तो उसमें 1% पेनल्टी रेट घटा लो, 5% की रेट से आपको फिर वो रुपया वापस मिल जाएगा। तो ये पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स है, ठीक है। इसमें मैं एक चीज़ और बता दूं, कभी फिर बाद में मेरे ध्यान ना रहे, कि ये जो रेट्स हैं ये चेंज होती रहती हैं, ठीक है। अब आप सुनो, ये वाली रेट है चेंज होगी बाद में, और अभी 7.4% है, बाद में रेट कोई और हो सकती है, लेकिन आपने आज जिस स्कीम में आप एंटर हो गए तो आज आप पर 7.4% है, तो अब ये 5 वर्षों तक 7.5% ही रहेगी, ठीक है। इसी तरह से जो आपका ये NSC है, इसमें अब आप 6% की रेट पर एंटर हो गए तो अब आगे रेट बढ़ो या घटे, आपका 5 वर्षों तक 6.8% की रेट से ही ब्याज मिलेगा। टाइम डिपॉजिट में भी यही है, लेकिन जो आपकी सुकन्या समृद्धि योजना है और जो आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड है उसमें ऐसा नहीं है,
उसमें आपने इस साल पैसा जमा करवाए, इस साल अगर रेट 7.6% है तो इस साल का ब्याज 7.6% की रेट से लगेगा। बाद में मान लो 6 महीने बाद रेट चेंज होगी, 7.2% होगी, तो उसके बाद जो पैसा आप जमा करवा रहे हैं उस पर 7.2% की रेट से लगेगा। उसके बाद मान लो रेट अगर 8% होगी तो आगे जो आपने पैसा जमा करवाया उस पर आगे मिलेगा 8% की रेट से। यानी कि सुकन्या समृद्धि और पब्लिक प्रोविडेंट फंड में क्या होगा, रेट वो अप्लीकेबल होगी जो चल रही होगी, ठीक है। और जो आपका है सीनियर सिटीजन स्कीम, ठीक है, और ये आपका 5 ईयर एनएससी टाइम डिपॉजिट, अगली जो स्कीम मैं ले रहा हूँ एमआईएस, इनमें वो रेट अप्लीकेबल होगी जिस रेट पर आप एंटर हो गए थे, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये बड़ी पॉपुलर स्कीम है, खासतौर पर रिटायर्ड पर्सन इसको बहुत प्रेफर करते हैं। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, जैसा कि नाम से स्पष्ट है मंथली इनकम स्कीम। इसका रेट अब बहुत कम हो गया, पहले 8% की रेट होती थी, बड़ी अट्रैक्टिव लगती थी। तो इसका मतलब है कि जो आपका ब्याज बनता है वो आपको हर महीने मिलता रहेगा। पहले मैं 8% वाले से एग्जांपल देता हूँ। मान लो किसी आदमी ने 10 लाख रुपए जमा करवाए, ठीक है, और उस पर 8% की रेट से ब्याज कितना बैठा, मान लो 80,000 रुपये बैठा। 8% है नहीं, है 6.6%। चलो 6.6 के हिसाब से ले लेते हैं। 6.6% के हिसाब से कितना होगा, 66,000 रुपये आपका कितना बैठा साल भर का ब्याज। अब इसको 12 से डिवाइड कर दो, 12 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 5500 रुपये। ये 5500 रुपये आपको हर महीने मिलते रहेंगे, ठीक है। तो ये है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, ठीक है। तो इसमें अब इसकी जो कंडीशंस है उसकी मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। क्या क्या कंडीशंस है, रेट आपको बताई दी 6.6% है, 1,000 रुपये मिनिमम अमाउंट है, और आप मैक्सिमम इसमें 4.5 लाख रुपए जमा करा सकते हो, ठीक है। 4.5 लाख रुपए की इसकी सीलिंग लिमिट है। और अगर जॉइंट अकाउंट है, जैसे हस्बैंड वाइफ मिलकर अपना अकाउंट ओपन करते हैं, तो फिर जॉइंट अकाउंट में 9 लाख रुपए जमा करवा सकते हो। इसमें जो पैसा जमा होगा वो 80C की डिडक्शन में नहीं आता, और इंटरेस्ट पूरा का पूरा टैक्सेबल माना जाता है, ठीक है। रही बात कि जो पैसा है, जो ब्याज बन रहा है जैसे 5500 रुपये, वो आपको कैसे मिलेगा, उसके लिए साथ में आपका एक पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट खोला जाएगा, और वो पैसा रेगुलरली आपके उस सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र होता रहेगा। जैसे बैंक में आपका सेविंग अकाउंट होता है, उधर आता रहेगा, और वहाँ से जब आपको ज़रूरत हो तब आप उसको कैश में जब भी चाहे निकाल सकते हैं। लॉक इन पीरियड की बात करें तो इसमें 1 साल का लॉक इन पीरियड है। 1 साल तक तो रुपया निकाल ही नहीं सकते, बल्कि मैं कहूँगा लॉक इन पीरियड इसका है एक्चुअल में देखा जाए तो 5 ईयर्स, 5 वर्ष का लॉक इन पीरियड है इसमें। 1 साल के बाद तो रुपया निकलेगा ही नहीं, और 2 साल के बाद, 3 साल के बाद अगर आप निकालते हैं तो उसमें कुछ पेनल्टी लगती है, पीनल रेट अप्लाई होती है, और वो उस रेट से वो कट के फिर आपको बाकी पैसा वापस मिल सकता है, ठीक है जी। तो ये है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, और इस पर इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम होगी, अदरवाइज ये बड़ी ही अट्रैक्टिव स्कीम मानी जाती है। नेक्स्ट है किसान विकास पत्र, ठीक है, केवीपी और एनएससी सुनने में एक जैसे से लगते हैं, बट इनमें फ़र्क है। एनएससी 5 साल, एनएससी का तो देखो टाइम फिक्स है 5 ईयर्स, ठीक है, और केवीपी का अमाउंट फिक्स है। मतलब एनएससी देखो आपने अभी देखा था, एनएससी 5 वर्ष वाले हैं, 5 वर्ष के लिए होते हैं। रेट इस पर जो भी एप्लीकेबल होगी 5 वर्ष बाद आपको उतना पैसा मिल जाएगा। लेकिन केवीपी क्या करता है, केवीपी किया जाता है फॉर द पर्पज़ ऑफ डबलिंग द अमाउंट। केवीपी का सीधा सा नियम ये है कि आप जो पैसा जमा कराओगे वो डबल करके मिलेगा। मिनिमम 1,000 से शुरू कर सकते हो, मैक्सिमम लिमिट इसमें कुछ नहीं है। तो अगर मान लो आपने 10,000 रुपये जमा करवाए तो वो आपको 20,000 रुपये मिलेंगे। इसकी मैच्योरिटी होती है अमाउंट को, जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उसको 2 से गुना कर दो, उतना पैसा वापस मिलेगा। तो फिर इसमें इंटरेस्ट रेट का क्या रोल है, इंटरेस्ट रेट का रोल ये है कि भाई जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगी तो वो पैसा डबल जल्दी हो जाएगा, मैच्योरिटी पीरियड छोटा हो जाएगा। और जब ये इंटरेस्ट रेट छोटी हो जाएगी, जैसे कि अब यहाँ देख रहे हैं 6.9%, तो वो जो डबल का जो टाइम पीरियड है वो लंबा हो जाएगा। जैसे अभी ये 6.9% की रेट अगर अप्लीकेबल आप करें तो इसको डबल होने में लगभग लगते हैं 10 ईयर्स एंड 4 मंथ, यानी कि 124 महीने में जाकर वो आपका रुपया डबल होगा। तो इसकी मैच्योरिटी किस पर डिपेंड करती है, जो इंटरेस्ट रेट है उस अप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपका जमा कराया गया रुपया कितने टाइम में जाकर डबल होगा, उसके हिसाब से इसकी मैच्योरिटी जो है वो
चेंज होती रहती है। हाँ, एक बार आप जिस रेट पर आप एंटर हो गए वही रेट चलती रहेगी। MIS में भी यही है, ठीक है, और ये किसान विकास पत्र में भी यही है, NSC में भी यही है, ठीक है। सुकन्या समृद्धि और PPF का मैंने बताया कि इसमें जो रेट आपके एंटर होने के बाद भी अगर रेट चेंज होती है तो आपका जो बचा हुआ जो आगे का जो इन्वेस्टमेंट है उस पर उसी रेट से ब्याज मिलेगा, ठीक है जी। तो ये किसान विकास पत्र है। अब इसमें लिमिट कुछ नहीं है, आपको कोई भी ATC की रिबेट भी इसमें नहीं मिलती, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव स्कीम नहीं मानी जाती। मैच्योरिटी पीरियड भी बहुत लंबा है, इसलिए NSC के मुकाबले कम पॉपुलर है, ठीक है। इस पर आपका जो टैक्स है वो फुल्ली टैक्सेबल है, लेकिन TDS नहीं कटता, इस पर TDS नहीं काटा जाता है। और जो मैंने आपको बताया कि इसका जो अमाउंट है वो डबल होता है, डबल अमाउंट के रूप में आपको वापस मिलता है, और वो डिपेंड करता है जो रेट्स अप्लीकेबल है उसके हिसाब से कितने टाइम में जाकर वो डबल हो रहा है। तो अभी वो जो रेट्स मैंने आपको बताई 10 ईयर्स एंड 4 मंथ्स में जाकर वो रुपया डबल होता है, ठीक है। अच्छा, अगर इन बिटवीन आपको रुपया चाहिए तो भाई मिनिमम 30 मंथ्स, मिनिमम 30 महीने का लॉक इन पीरियड इसका है, मतलब 2.5 साल के बाद अगर आप चाहें तो रुपया अपना ले सकते हैं, ठीक है। या अगर इन्वेस्टर की डेथ हो जाती है तो कभी भी लिया जा सकता है। मान लीजिए 1 साल बाद अगर इन्वेस्टर की डेथ हो जाती है, मेनली फार्मर्स के लिए है, किसानों के लिए है स्कीम। तो अगर शुरू करने के बाद ही 1 साल के अंदर ही मान लो उसकी डेथ हो जाती है तो रुपया आपका वापस मिल जाएगा, प्लस ब्याज वापस मिल जाएगा। नहीं तो 2.5 साल का इसका लॉक इन पीरियड होता है, और वैसे इसका मैच्योरिटी बनती है कब जाकर, जब आपका जो है जब ये रुपया डबल हो जाए, जैसे 10 साल 4 महीने का पीरियड मैंने बताया। हाँ, अगर 2.5 साल में अगर आप रुपया ले रहे हैं तो फिर आपको रेट 6.9% की एप्लीकेबल नहीं होगी, फिर वैसी पेनल्टी रेट लगने के बाद जो रुपया आपका बनता है वो रुपया आपको फिर वापस मिलेगा। 2.5 साल पहले या डेथ नहीं होती है तो उस केस में आपका जमा कराया हुआ रुपया वापस नहीं मिलेगा, इवन प्रिंसिपल अमाउंट भी आपको वापस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आपने बहुत सुनी होगी रिकरिंग डिपॉजिट, RD जिसको बोलते हैं, जिसमें हम डेली, रोज़ाना या फिर हर महीने एक निश्चित अमाउंट जमा करते रहते हैं, ठीक है ना। जैसे 100 रुपये से ये अकाउंट खोला जा सकता है, मैक्सिमम की लिमिट कुछ नहीं है। तो आप हर महीने अगर आप मान लीजिए 100 रुपये जमा कराते हैं तो साल भर में आपके कितने रुपये जमा होंगे, 1200, और 5 वर्ष के लिए होती है स्कीम, तो साल भर में आपके 6000 रुपये जमा होंगे। इस पर जो इंटरेस्ट रेट अप्लीकेबल है, ठीक है, 5.8% की इंटरेस्ट रेट अप्लीकेबल है, ठीक है। और इस पे जो इंटरेस्ट है उस पर कोई छूट नहीं है, पूरा टैक्सेबल है, ATC की भी कोई छूट नहीं है, ठीक है। और इस पर जो लॉक इन पीरियड है वो 3 ईयर्स का है, 3 वर्षों तक आपका रुपया लॉक हो जाएगा, 3 वर्षों पहले आप अपना रुपया वापस नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। और बीच में अगर आपको ज़रूरत है तो 1 साल के बाद आफ्टर 1 ईयर्स आपका जितना रुपया जमा है उसका 50% तक आप लोन ले सकते हैं। लोन फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल ज़रूर है, ठीक है जी। तो RD मतलब 100 रुपये से लेकर आप शुरू कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। ATC की छूट के लिए कर रहे हैं तो नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट पूरा टैक्सेबल होगा, 3 वर्षों पहले आपका रुपया जमा जो किया हुआ वापस नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन 1 साल बाद अपने जमा अमाउंट के 50% के बराबर तक का आप लोन ले सकते हैं, जो भी लोन पर इंटरेस्ट रेट अप्लीकेबल होगी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है जी। और लास्ट इसमें आता है सेविंग अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट रेट चल रही है 4%। 500 रुपये से आप कहीं पे भी किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर अपना खाता खोल सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बैंक में सेविंग अकाउंट होता है ऐसे ही यहाँ पर ये सेविंग अकाउंट खोला जाता है। और मैक्सिमम की यहाँ पर भी कोई लिमिट नहीं है, आपको ATC की यहाँ पर कोई छूट नहीं मिलने वाली, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। जो सेविंग अकाउंट ही होगा तो उसमें आप पैसा कितनी बार जमा कराओ, कितनी बार निकालो, तो लिक्विडिटी यहाँ पर फुल है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल रहेगा, लेकिन जैसे बैंक का जो इंटरेस्ट होता है, सेविंग अकाउंट की मैं बात कर रहा हूँ, बैंक या पोस्ट ऑफिस दोनों पर ही सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट टैक्सेबल तो होता है, लेकिन जो इंटरेस्ट जुड़ा, मान लो 15,000 रुपये का इंटरेस्ट जुड़ा आपकी इनकम में, ठीक है, तो जितनी आपकी इनकम है, मान लीजिए आपकी इनकम है 3 लाख, उस पर 15,000 रुपये इंटरेस्ट जुड़ा सेविंग अकाउंट का, पोस्ट ऑफिस का, बैंक का, सारा जोड़ कर लगा लो, 3,15,000 रुपये हो गए। तो इसमें एक आपका सेक्शन होता है, सेक्शन 87
सेक्शन 80TTA, ठीक है। उसके तहत क्या होता है कि सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट है वो 10,000 रुपये तक की उस पर छूट होती है। मान लो आपका इंटरेस्ट साल भर का बना 15,000 रुपये, तो इसमें से 10,000 रुपये घट जाएंगे, यानी कि एक्चुअल में 5,000 रुपये ही टैक्सेबल रहेंगे। और अगर आपका इंटरेस्ट बना ही 7,500, तो पूरे 7,500 की छूट मिल जाएगी, और यानी कि इंटरेस्ट आपके लिए पूरा टैक्स फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो आपका एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट या 10,000 रुपये, दोनों में जो भी कम हो वहाँ तक की छूट आपको इनकम टैक्स एक्ट की ये जो सेक्शन है TTA के तहत मिलती है, ठीक है। तो ये छूट आप घटाने के बाद, डिडक्शन आप घटाने के बाद बाकी इनकम पर टैक्स देते हैं। तो मैं यूँ कह सकता हूँ इसको, मतलब कि सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट टैक्सेबल है, लेकिन 10,000 रुपये तक का इंटरेस्ट टैक्स फ्री है, मैं ऐसा कह सकता हूँ इसको, ठीक है। तो इस तरह से ये पोस्ट ऑफिस की अलग अलग स्कीम्स आपने देखी इन्वेस्टमेंट एवेन्यू के हिसाब से। क्योंकि ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट हम काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं, इसलिए मुझे लगा कि इस पर एक अलग से आपको समझाया जाना बेहतर रहेगा। सोर्सेज मैंने आपको बता ही दिया कि इकोनॉमिक टाइम्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सर्कुलर्स हैं वहाँ से ये डेटा लिया गया है, उसके अकॉर्डिंगली इसको समझाया गया है, ठीक है। तो इनमें से अब आप अपने उस जो आपके मापदंड है, कुल मिलाकर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आती है, लॉक इन पीरियड सभी स्कीम्स में लगभग दिखता है, अदरवाइज इंटरेस्ट रेट अच्छी है, उसको लेकर कोई समस्या नहीं है। कई सारी स्कीम्स आपको टैक्स का बेनिफिट भी देती है, तो उनमें से जो भी आपको स्कीम्स सूटेबल लगे वो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।